वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मॉडल्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी इन आवर पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यानी कि जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसका जो मॉडल है वो ब्रिटिश पैटर्न पे है। यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और जो अमेरिका है दूसरी तरफ, वहाँ का जो सिस्टम होता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। और ये हम जब प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट के अंदर होता है। प्रेसिडेंट वहाँ बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर होता है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ ये सारा डिसीजन जो लेने का पावर है, कुछ भी जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, वो होता है पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट में कौन होते हैं? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, वो होता है रियल एग्जीक्यूटिव। और ये किस मॉडल पे है? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के मॉडल पे है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड to aid and advise the president, who shall in exercise of his functions act in accordance with such advice. However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. तो ये कोई नया पॉइंट नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था जब हम प्राइम मिनिस्टर को पढ़ रहे थे। और जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने ये आर्टिकल देखा था कि आर्टिकल 74 में ये प्रोविज़न है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, जिसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। और ये लोग इसलिए होते हैं ताकि ये लोग एडवाइस कर सके, रिकमेंड कर सके कुछ प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजन लेगा। तो यही बात यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके बाद है द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन एनी कोर्ट। और जो एडवाइस दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा टू द प्रेसिडेंट, इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते इन द कोर्ट, या फिर किसी भी बात को लेकर कि इनका जो एडवाइस है वो सही है या गलत है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी भी तरीके से आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। मिनिस्टर का एडवाइस कैसा है ये डिसाइड करने का राइट प्रेसिडेंट को है, और प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा। और ये हमने देखा भी था कि जब हम प्रेसिडेंट के फंक्शनैलिटी को देख रहे थे। लेकिन कोई इस मुद्दा पे कि जो मिनिस्टर है उसका जो भी एडवाइस है या जो भी रिकमेंडेशन है वो गलत है, इस बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। आर्टिकल 75 की बात करते हैं। आर्टिकल 75 हमने पहले भी देखा था कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात किया गया है। और हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। लेकिन सिर्फ इतना ही मेंशन नहीं है 75 में, इसके बाद और भी बहुत कुछ मेंशन है अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो देखते हैं वन बाय वन क्या है वो बात। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. This provision was added by the 91st Amendment Act 2003. यानी कि जो भी हमारे लोकसभा का स्ट्रेंथ है उसका 15% जो भी नंबर आएगा उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो लोकसभा के स्ट्रेंथ के 50% से ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। और इस प्रोविज़न को कब लाया गया था? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसको लाया गया था। अब इसके आगे देखते हैं। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। डिफेक्शन का मतलब होता है कि आप किसी एक पार्टी में हैं और काम कर रहे किसी दूसरे पार्टी के लिए भीतर ही भीतर, यानी अपने पार्टी के साथ दगा देना, इसको डिफेक्शन बोलते हैं। तो यदि किसी अगर
पार्लियामेंट का अगर कोई मेंबर है और उस पर अगर कोई भी डिफेक्शन का चार्ज लगा है और उसके वजह से अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो फिर वो मिनिस्टर उसको नहीं बनाया जा सकता। और इस प्रोविज़न को भी लाया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत। अब इसके आगे है द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी हमने पहले देखा था कि ये भी आर्टिकल 75 में मेंशन है और इसका हमने मतलब भी समझा था पिछले क्लास में कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी मिनिस्टर ऑफिस होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट जब चाहे किसी को भी डिसमिस कर सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकता। ये पावर उसका डिस्क्रेशनरी पावर नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे या उसके एडवाइस के बेसिस पे ही प्रेसिडेंट किसी को डिसमिस करेगा। ठीक है, अगला है ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। और मिनिस्टर बनने के लिए एक और क्या कंडीशन आ गया कि किसी भी जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको कंटिन्यूअस 6 महीने के लिए कम से कम उसको मेंबर होना पड़ेगा पार्लियामेंट का, तभी जाके वो कंटिन्यू कर सकता है एज ए मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंट का। अदरवाइज फिर उसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा अगर वो बीच में ही अगर उससे मेंबरशिप ले लिया जाता है पार्लियामेंट का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके आगे देखते हैं एक और आर्टिकल है आर्टिकल 88। तो अब तक हमने 2 आर्टिकल देखा, एक आर्टिकल 74 जिसमें हमने देखा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, इसकी बात की गई और ये हमने पहले भी देखा था। फिर आर्टिकल 75 में देखा जिसको हमने पहले देखा था, इसमें अपॉइंटमेंट के बारे में बात है, फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं इसके बारे में, तो वो सब हमने यहाँ देखा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 88 की और देखते हैं इसमें क्या बात किया गया है। तो आर्टिकल 88 holds that every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house, any joint sitting of the houses and any committee of parliament of which he may be named a member, but he shall not be entitled to vote। आर्टिकल 88 सिंपल ये बोलता है कि जो भी मिनिस्टर होगा उसको पूरा राइट मिलता है अपना बात रखने का, या कोई भी अगर हाउस का प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसमें वो बैठ सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस बात का प्रोविज़न है आर्टिकल 88 में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू वोट। आपको पता होगा कि अगर बहुत तरीके का वोटिंग होता है हमारे पार्लियामेंट के भीतर किसी भी बात को लेकर या किसी पोस्ट के लिए, तो हर जगह हर मेंबर को ये राइट नहीं होता है कि वो वोट कर सके। किसी एक स्पेसिफिक जगह में किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये राइट होता है। तो आर्टिकल 88 उसको ये राइट तो देता है कि आप किसी भी प्रोसीडिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन जब बात वोटिंग की आएगी तो ये उसको अधिकार नहीं देता है कि वो हर जगह वोटिंग कर सके। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ डिसीजन आया था। In 1971, the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, the Council of Ministers does not cease to hold office. So, Article 74 is mandatory and therefore the President cannot exercise the executive power without the aid and advice of the Council of Ministers. Any exercise of power without the aid and advice will be unconstitutional as being violative of Article 74. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने क्या देखा कि आर्टिकल 74 ये बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका काम क्या होगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को और जोर दिया और उसने ये बताया कि अगर लोकसभा का डिजोल्यूशन हो जा रहा है, अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जा रहा है तो इसके बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्टेंस में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे मिनिस्ट्री छीन जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 74 ये कहता है कि हमेशा प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, जिसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। और अगर लोकसभा डिजॉल्व होता है और उस केस में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए वहाँ कौन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्टिकल 74 का वायोलेशन हो जाएगा। इसीलिए लोकसभा डिजॉल्व होता है, उसके बाद भी मिनिस्टर्स अपने पोस्ट पे बने रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से भी सवाल आ सकता है कि अगर लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो भी क्या उसके बाद
जो मिनिस्टर्स है वो अपने पोस्ट पे बने रहेंगे, तो इसका आंसर होगा यस। उसके बाद एक और रिव्यू है, अगेन इन 1974 द कोर्ट हेल्ड दैट wherever the constitution requires the satisfaction of the president, the satisfaction is not the personal satisfaction of the president, but it is the satisfaction of the council of ministers with whose aid and on whose advice the president exercises his powers and functions। और इस बात को और जोर दिया गया 1974 में, जब कोर्ट ने फिर से कहा कि अगर कहीं भी अगर कुछ डिसीजन लेना हो और प्रेसिडेंट अगर किसी डिसीजन के लिए अगर सेटिस्फाई होता है, तो ये सेटिस्फैक्शन होगा, यानी कि किस कंडीशन में उसको क्या डिसीजन लेना है, ये जो उसका सेटिस्फैक्शन होगा वो उसका पर्सनल नहीं होगा, बल्कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा। और हमने ये पहले भी देखा था कि जो भी प्रेसिडेंट डिसीजन लेता है उसका ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, उसको वेट करना होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस का, उसके बाद ही वो कुछ डिसीजन ले सकता है। तो ये जो रिव्यू आया था 1971 में और 1974 में, ये बहुत हद तक और भी ज़्यादा पावर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और ये बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमारे कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स। तो एज यूजुअल हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और जो बाकी मिनिस्टर्स है उसको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट किसी को अपॉइंट कर देगा, वो उसी को अपॉइंट करेगा जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा उसको, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यूजुअली द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आइदर लोकसभा और राज्यसभा आर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट can also be appointed as minister, but within 6 months he must become a member either by election or by nomination of either house of parliament, otherwise he ceases to be a minister। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पर। हमें तो ये पता चल गया कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, रिकमेंड करता है एक नाम, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देता है एक मिनिस्टर। लेकिन कंडीशन है कि किसको रिकमेंड किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर किसको रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट किसको बना सकता है मिनिस्टर। तो क्या ये ज़रूरी है कि जो पर्सन मिनिस्टर बनने वाला है वो मेंबर हो पार्लियामेंट का? तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यही इसको क्लियर करता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर हो। अगर वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है फिर भी उसको अपॉइंट किया जा सकता है जो मिनिस्टर, लेकिन कंडीशन है कि 6 महीने के भीतर उसको मेंबरशिप लेना पड़ेगा, चाहे इलेक्शन के द्वारा हो या नॉमिनेशन के द्वारा हो, वो किसी भी हाउस का हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का। अदरवाइज उसको अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। और ये काफ़ी हद तक सिमिलर है प्राइम मिनिस्टर से। प्राइम मिनिस्टर के केस में भी हमने देखा था कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर मेंबरशिप लेना होगा, और साथ ही साथ वहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ उसको लेना था, वो था विश्वास मत जो सदन का होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसके बाद है ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसको ओथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और इसके सैलरी को भी पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है टाइम टू टाइम। अब हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो 3 टर्म है, टेक्निकल टर्म। पहला होता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है एक्चुअल में। आर्टिकल 75 में फिर से इसके बारे में बात किया गया है। तो आर्टिकल 75 क्लियरली स्टेट्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल 75 में एक लाइन लिखा हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। अभी इस कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होने का क्या मतलब है, ये हम अब देखते हैं। सबसे पहला है दे वर्क एज ए टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो एज ए टीम काम करते हैं। एंड स्विम और सिंक टुगेदर, इसका मतलब वो काम भी एक साथ करते हैं, और साथ ही साथ जब डिजॉल्व हो जाता है मिनिस्ट्री तो सबको अपना पोस्ट एक साथ रिजाइन देना पड़ता है।
उसके बाद है व्हेन द लोकसभा पासेस ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर्स हु आर फ्रॉम द राज्यसभा। तो कहने का मतलब ये हुआ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वो एक साथ मिनिस्टर बनाए जाएंगे और एक साथ जब भी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाएगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का मतलब ये होता है कि जो पार्लियामेंट है उस टाइम की वो अब नहीं चाहती है कि ये लोग एज ए मिनिस्टर्स काम करें, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है और जब ये पास हो जाता है तो उसके बाद फिर से उन सभी लोगों को वो जो काउंसिल मिनिस्टर्स है वो ब्रेक हो जाता है और उस टाइम पे कोई भी मिनिस्टर नहीं होता है और फिर से मिनिस्टर बनाया जाता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इनका एग्जिस्टेंस एक साथ है, ये एक साथ बनाए जाएंगे और एक साथ ही ये लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। दूसरा और मतलब है कि दैट द कैबिनेट डिसीजंस बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, दूसरे मिनिस्टर्स क्या है, हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा वो तो बाकी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो उससे बाउंडेड होंगे, उनको वो फॉलो करना ही करना है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मिनिस्टर टू स्टैंड बाई कैबिनेट डिसीजंस एंड सपोर्ट देम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विथ ए कैबिनेट डिसीजन ही मस्ट रिजाइन। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ तो हमने ये देखा कि वो एक साथ आएंगे और एक साथ जाएंगे, काम एक साथ करेंगे। दूसरा ये है कि वो बाउंडेड होते हैं कैबिनेट के डिसीजन के लिए, यानी कैबिनेट ने जो डिसीजन दे दिया उनको वो सपोर्ट करना है, फॉलो करना है, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर हो जब सदन चल रहा हो, जब डिस्कशन चल रहा हो उस पर, या फिर पार्लियामेंट के बाहर जब उसको इम्प्लीमेंट करने का बात है तब भी। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर अगर डिसएग्री करता है कैबिनेट के डिसीजन से तो उसको रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और ये रिजाइन देने का प्रोसेस कैसे होता है हमने डिस्कस किया था कल कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को कि इसको डिसमिस कर देने के लिए, और प्रेसिडेंट उसको क्या करेगा, डिसमिस कर देगा अगर उसने खुद से रिजाइन नहीं किया तब। अब है दूसरा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। इट स्टेट्स दैट द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, which means that the president can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoys the confidence of the Lok Sabha. However, the president removes a minister only on the advice of the prime minister in case of a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister. The prime minister can ask him to resign or advise the president to dismiss him. By exercising this power, the prime minister can ensure the realization of the rule of collective रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट किसी को रिमूव कर सकता है, और हमने ये भी देखा था कि ऐसे ही वो रिमूव नहीं कर सकता, उसको वेट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस का, उसके बाद वो उसको रिमूव कर सकता है। और इसका जो उद्देश्य है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो है टू मेंटेन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या देखा था कि वो एक साथ इकट्ठे काम करते हैं और वो लोग सभी सपोर्ट करते हैं कैबिनेट का जो भी डिसीजन होता है, कैबिनेट का जो भी मिशन होता है उसको। तो अगर कोई इसको अनफॉलो करता है तो उस केस में उसको प्रेसिडेंट क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है और इसका पर्पस ही है टू मेंटेन द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट। इसका सिंपल ये मतलब है कि कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है मिनिस्टर्स पे, यानी मिनिस्टर क्या एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को इस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इस बात को लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये उसका ऑटोनॉमी है, उसको ये डिस्क्रेशन मिलता है कि वो जो चाहे अपने विवेक के आधार पे वो एडवाइस कर सकता है। अब उसको मानना नहीं मानना ये प्रेसिडेंट के हाथ में। अब आगे हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझते हैं, जो अभी हम लोग कैबिनेट टर्म का यूज कर रहे थे, अदर मिनिस्टर्स का यूज कर रहे थे, ये आपको समझ में आ जाएगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स
consists of three categories of ministers, namely cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहने का मतलब कि मिनिस्टर्स का ग्रुप। तो इस ग्रुप में तीन कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले को हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, दूसरे को मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोला जाता है और तीसरे को डिप्यूटी मिनिस्टर्स बोलते हैं। ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, इससे आप कंफ्यूज ना हो, ये जो हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं डिफरेंट जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इन स्टेट्स के मिनिस्टर्स नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट है ये हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक ओहदा है, एक टाइप है मिनिस्टर्स का। इसको स्टेट से कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में ये यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। तो हमने देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें तीन टाइप के होते हैं। पहले को हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, दूसरे को मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरे को डिप्यूटी मिनिस्टर बोलते हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस और इनका क्या फंक्शनैलिटी है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। They are the member of the cabinet and attend the cabinet meetings. यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं कि जो भी हमारे कंट्री के जो सबसे टॉप लेवल की मिनिस्ट्री है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है, जो बैकबोन है हमारे कंट्री के, तो उनको जो हेड करते हैं उनको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होते हैं। तो इनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट है कि चूंकि ये कैबिनेट मिनिस्टर है, इसीलिए ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के और ये लोग कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते हैं। तो अक्सर कैबिनेट मीटिंग होता है, यानी कि जो भी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, उसके मिनिस्टर्स जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो अक्सर एक आपस में मीटिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि क्या डिसीजन लेना है जिससे हमारे कंट्री का भला हो सके। ठीक है, अब इसके आगे है जो दूसरा कैटेगरी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सॉरी, ये हेड नहीं होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो हमने तीन कैटेगरी देखा था। पहला देखा था कैबिनेट मिनिस्टर, तो उसके बारे में हमने जान लिया। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ हेड। अब ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हु इज विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और जो दूसरे होते हैं विथ नो इंडिपेंडेंट चार्ज। यानी कि कोई एक मिनिस्ट्री है, कोई मंत्रालय है, कोई डिपार्टमेंट है, तो उसका जो कंप्लीट चार्ज होगा वो किसी एक मिनिस्टर को दे दिया जाएगा। तो वो एक टाइप के हो गए मिनिस्टर ऑफ स्टेट में। और एक दूसरे होते हैं कि जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है, उनको बस रखा जाता है असिस्ट करने के लिए। जो मेन इंचार्ज होगा, जो मेन मिनिस्टर होगा, उसको असिस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा होगा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको भी मिनिस्ट्री का फुल इंचार्ज दिया जाता है। इसके आगे है इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिनको फुल चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री का, उनका भी फंक्शनैलिटी और पावर सेम होता है जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के पास भी एक मिनिस्ट्री होता है और उसके वो फुल इंचार्ज होते हैं। उसी तरीके से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भी अपने मिनिस्ट्री के फुल इंचार्ज होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों का फंक्शनैलिटी और पावर सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वे मिनिस्टर्स है एक इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज है हमारे यहाँ उसके, और जो इंडिपेंडेंट या जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, वो थोड़े उससे कम इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर है। हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। और इसीलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, भले ही वो भी अपने मिनिस्ट्री के हेड होते हैं, लेकिन उनको हम कैबिनेट के मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, उनको हम कैबिनेट के मेंबर नहीं मानते हैं। और इसीलिए डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। उनको कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करने के लिए वो लोग अलाउड नहीं होते हैं अनटिल एंड अनलेस स्पेशली इन्वाइटेड व्हेन समथिंग रिलेटेड टू देयर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट आर कंसिडर्ड बाय द कैबिनेट। मतलब कि
जरूरी नहीं है, उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, पावर नहीं है कि वो कैबिनेट मीटिंग को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कैबिनेट उनके मिनिस्ट्री के बारे में कुछ देख रही है या उसके मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर डिस्कस हो रही है, तो उस केस में ये डिपेंड करेगा, अगर कैबिनेट के मिनिस्टर्स अगर चाहते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करे, तब इनके रिकमेंडेशन पे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको ये राइट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पावर में कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ हेड में, जिनको कंप्लीट चार्ज मिला है। अब इसके आगे है द मिनिस्टर ऑफ हेड विथ नो इंडिपेंडेंट चार्ज। अब मिनिस्टर ऑफ हेड में हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, एक मिनिस्टर ऑफ हेड जो जिनको कंप्लीट चार्ज मिलता है, और दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ हेड विथ नो इंडिपेंडेंट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि ये असिस्ट करने के लिए रहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर को या दूसरे मिनिस्टर को जो कि कंप्लीट चार्ज में है, यानी कि ये बस असिस्ट करने के लिए है। तो ऑफ कोर्स ये भी कैबिनेट के मेंबर नहीं होंगे और कैबिनेट के मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो तीसरा कैटेगरी है डिप्यूटी मिनिस्टर्स का है, जिसको हम उप मंत्री बोलते हैं, आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। ऑफ कोर्स इनके नाम से ही क्लियर है कि इनको भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाएगा किसी भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का। दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम। इनका भी वही काम है, ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। तो ये लोग भी कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कैबिनेट मीटिंग में। तो हमने ये तीन कैटेगरी देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कि जो मिनिस्टर्स है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे जो होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक को इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है और एक को इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता है, और तीसरे हो गए जो उप मंत्री होते हैं जिसको हम डिप्यूटी मिनिस्टर बोलते हैं। इसके अलावा एक और टाइप का मेंशन है, ऑल्दो इनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कंसीडर नहीं करते हैं। ये मेरा बात गौर से सुनिएगा कि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कंसीडर नहीं किया जा सकता है। हो सकता है इस पर सवाल भी आ जाए, लेकिन फिर भी ये एक मिनिस्ट्री का ही लेवल है जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। ठीक है, इट must also be mentioned here that there is one more category of ministers called parliamentary secretaries। ठीक है, they have no department under their control। इनको भी कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता है इसके अंदर। they are attached to their senior ministers and assist them in the discharge of their parliamentary duties। ये भी असिस्ट करने के लिए होते हैं जो भी सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनको। ठीक है, However, since 1967, no parliamentary secretaries have been appointed except during the first phase of राजीव गांधी गवर्नमेंट। यानी 1967 के बाद जो राजीव गांधी का फर्स्ट फेज का गवर्नमेंट था, सिर्फ उसी टाइम में देखा गया है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को भी बनाया गया है। अदरवाइज कभी 1967 के बाद इनको हमारे यहाँ नहीं बनाया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इनका अब कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है हमारे यहाँ। तो ये था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने आर्टिकल देखा। मैंने पहले ही बताया है कि आर्टिकल्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो टॉपिक जब मिल रहा है उसी से आप रिलेट करके उस टाइम पे उसको याद करते चले। तो देखते हैं वन बाय वन। हमने सबसे पहले आर्टिकल 74 देखा था। इसमें हमने देखा था कि इसमें ये प्रोविज़न है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, इस बात के बारे में बताया गया है, और उनका काम होगा टू एडवाइस द प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 75 में हमने देखा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो बहुत सारा प्रोविजंस है, जैसे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, फिर उनका फंक्शनैलिटी क्या होता है, उनके पावर्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 75 में दिया हुआ है। आर्टिकल 77, उससे पहले पिछले क्लास में हमने देखा था आर्टिकल 78 जिसमें ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिस्कस किया गया था, और हमने वहाँ भी देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होता है। आर्टिकल 88 हमने अभी देखा कि ये इसमें राइट के बारे में बात किया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिलता है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि वो पार्टिसिपेट करने का उसको राइट है या भी कुछ भी बोलने का राइट है किसी भी प्रोसीडिंग में जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा हो। एक आर्टिकल 77 एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जो ये बताता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमने ये देखा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करती है, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
इसमें किसी भी मैटर पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिस्कस करते हैं, फिर वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं, कुछ पॉलिसी बनाते हैं, और फिर उस पॉलिसी को प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में रखता है और फिर उसको लेकर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास और फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना फाइनल मुहर लगाता है। तो ये जो प्रोसेस है काम करने का गवर्नमेंट का ऐसे, तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल 77 में। तो बस इतना ये सिंपल सा पॉइंट था, इसी को हम बोलते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 77 में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इतना ही था। फिर हम अगले क्लास में हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें आई होप आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कॉन्सेप्ट में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।